नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 उसका नाम है आव्यूह मैट्रिसेस। ओके, तो आव्यूह मैट्रिसेस पर हम चर्चा करते हैं। ओके, तो आव्यूह मैट्रिसेस होता क्या है? ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है, देखो, एक आव्यूह या मैट्रिसेस, आव्यूह या मैट्रिसेस, पहले मैं आपको एक वर्ड समझाता हूँ। आव्यूह जो है नहीं, ये आपका, इसको हम कहते हैं MATRIX, मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक आव्यूह के लिए मैट्रिक्स है। अब बहुत सारे अगर आव्यूह हैं तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज में लाते हैं? मैट्रिसेस वर्ड यूज में लाते हैं। ठीक है, एक आव्यूह के लिए मैट्रिक्स और बहुत सारे आव्यूहों के लिए मैट्रिसेस। बट हिंदी में एक वचन में, देखो, अब वो पढ़ते होगे ना, एक वचन बहुवचन, अब देखिए यहाँ भी वही है। एक आव्यूह के लिए भी हम हिंदी में आव्यूह ही करेंगे और बहुत सारे आव्यूहों के लिए भी हम क्या कहेंगे? आव्यूह ही कहेंगे। शुद्ध वर्ड यही है। एक आव्यूह के लिए मैट्रिक्स और बहुत सारे आव्यूहों के लिए मैट्रिसेस, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कहीं पर मैट्रिक्स कहूँगा, कहीं पर मैट्रिसेस कहूँगा तो कंफ्यूजन नहीं। एक आव्यूह की बात होगी तो मैट्रिक्स, बहुत सारे आव्यूहों की बात होगी तो मैट्रिसेस। ठीक है, क्लियर? तो हमारा जो टॉपिक है आज का, सबसे पहला टॉपिक है आव्यूह। तो आव्यूह होता क्या है, अर्थात इस आव्यूह को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ मैट्रिसेस लिखा है या मैट्रिक्स लिखा है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स एक आव्यूह के लिए है और मैट्रिसेस बहुत सारे आव्यूहों के लिए है, क्योंकि चैप्टर के में आप बहुत सारे आव्यूहों को पढ़ेंगे, इसलिए मैट्रिसेस कहा हुआ है। ठीक है, तो आज हमारा जो चर्चा है वो है आव्यूह। आव्यूह होता क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा एक समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट कोई भी व्यक्ति अगर ए है, कोई व्यक्ति क्या है? ए है, उसके पास कुछ कापी हैं, है नहीं, और कुछ क्या है? पेन है। कुछ कापी हैं और कुछ क्या है? पेन है। सपोज दैट जो ए आदमी है उसके पास 10 कापी हैं और 5 पेने हैं। 10 कापी हैं और 5 पेने हैं, तो ये मेरा आव्यूह बन गया। देखिए, चले पेन को भी अभी हटा देते हैं। एक व्यक्ति ए है, उसके पास कापियां हैं, तो उसके पास कितनी कापियां हैं? 10 कॉपियां हैं। तो ये जो, अगर मैं इसको 10 लिख दूं तो ये 10 क्या बन गया? देखो, मैंने स्ट्रक्चर क्या बनाया, देखिए, आयत ये बना रखा ना, ब्रैकेट टाइप का। देखिए ब्रैकेट, तो ये एक ब्रैकेट नुमा संरचना है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ब्रैकेट नुमा एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम किसको लिख रहे हैं? कॉपियों की संख्या को लिख रहे हैं। तो ये मेरा आव्यूह बन गया। ठीक है, अब यदि मैं कहूँ उस व्यक्ति के पास कुछ पेनें भी आ गई, पेन हो गई, तो उसके पास 10 कापी हैं और 5 क्या हो गई? पेन हो गई। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये व्यक्ति है, ये कौन है? व्यक्ति ए है। तो व्यक्ति ए के पास 10 कापी हैं और 5 क्या हो गई? पेनें हो गई। तो ये मेरा क्या बन गया? एक आव्यूह बन गया। अब फिर देखें, फिर एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज हो गई। अब मेरे पास व्यक्ति बी है। व्यक्ति कौन है? बी है। अब व्यक्ति बी के पास 15 कापियां हैं और 4 पेनें हैं। 15 कापियां हैं और 4 क्या हो गई? पेनें हो गई। तो अब मैंने क्या किया? दोनों को एक साथ लिख देता हूं। ये देखिए, तो ये भी क्या बन गया? एक आव्यूह बन गया। ये भी क्या बन गया? एक आव्यूह बन गया। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति ए के पास 10 कापी 5 पेन, व्यक्ति बी के पास 15 कापी 4 पेन, तो एक स्ट्रक्चर बना ना, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना, अर्थात एक आयताकार क्रम बना नहीं बना? आयताकार क्रम तो बना हुआ है, देखिए, बन गया। फिर देखें, अगर सपोज दैट व्यक्ति ए के पास कुछ पेंसिल भी है, माना व्यक्ति ए के पास कुछ क्या है? पेंसिल है। सपोज दैट उसके पास 2 पेंसिल हैं और व्यक्ति बी के पास 6 पेंसिल हैं। तो फिर से मैंने इसको क्रम में लिख दिया। देखिए, लिख दिया। तो ये भी मेरा क्या बन गया? एक आव्यूह बन गया। तो आव्यूह है क्या? देखो, व्यक्ति ए के पास कापी है, पेन है, पेंसिल है। व्यक्ति बी के पास भी 15 कापी हैं, 4 पेन हैं और 6 क्या है? पेंसिल हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति ए के पास जो एलिमेंट हैं उनकी संख्या ये हो गई, व्यक्ति बी के पास जो एलिमेंट है ये उनकी क्या हो गई? संख्या हो गई। तो ये क्या बन गया? मेरा एक आव्यूह बन गया। तो आव्यूह में होगा क्या? एक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर बनता है, एक कलेक्शन है ये।
स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर में पूरे का पूरा क्या है, एक कलेक्शन है। तो आव्यूह में मेरा पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक कलेक्शन बनेगा, किसका, एलिमेंट्स का बनेगा। ठीक है। अब देखें व्यक्ति, अगर मैं कहूँ कि टोटल कितनी कापियाँ हैं, तो आप कहोगे कि व्यक्ति ए के पास 10 कॉपियाँ हैं, व्यक्ति बी के पास 15 हैं। अब मैं कहूँ व्यक्ति ए के पास कितनी पेंसिल, टोटल कितनी पेंसिल हैं, तो आप कहोगे व्यक्ति ए के पास 2 पेंसिल हैं, व्यक्ति बी के पास 6 पेंसिल हैं। क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये मेरा आव्यूह है। क्लियर। अब फिर आते हैं, देखिए नया टॉपिक है, थोड़ा टाइम लेते हैं इसको सीखने में, तो ध्यान देंगे। अब हुआ क्या, अगर मैं पहला, ये देखिए ये ऊपर को खड़ा बना है ना, जिसमें कापी को दिखा रहा है 10 और 15, तो जो खड़े वाली स्ट्रक्चर बने हैं इसको हम कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ कहेंगे इसको हम। इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड सीखिए, ठीक है। क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे, COLUMN, कॉलम। ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, जिसमें पेने हैं 5 पेन 4 पेन, ये भी क्या होगा, मेरा कॉलम हो गया। कॉलम को हम C से इंडिकेट कर देते हैं। अब क्लियर हो गया। स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। ये देखिए इसमें क्या है, ये मेरा तीसरा स्तंभ हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम किसको दर्शा रहा है, पेंसिलों को दर्शा रहा है। व्यक्ति ए के पास 2 पेंसिल, व्यक्ति बी के पास 6 पेंसिल दिखा रहा है। ठीक है। क्लियर। अब ये जो मेरी खड़ी लाइनें हैं इनको हम क्या कहेंगे, इस आव्यूह में कॉलम कहेंगे, अर्थात स्तंभ। अब आते हैं, देखिए आपकी ऐसी हैं, देखिए ये जो क्षैतिज लाइनें हैं, ये 10 5 2, 10 5 2, ये व्यक्ति ए के पास जो जो सामग्री है, व्यक्ति ए के पास अगर मैं कहूँ क्या क्या सामग्री है, तो आप कहोगे 10 कापी, 5 पेन, 2 पेंसिल। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पंक्ति बन जाएगी। क्या बनेगी, पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं रो, ROW, रो। तो ये पहली पंक्ति हो गई। पहली पंक्ति जो है, पहले व्यक्ति के पास सामग्रियों की संख्या हो गई। अब दूसरी व्यक्ति बी के पास क्या क्या सामग्री है, 15 कापी हैं, 4 पेन हैं और 6 क्या हैं, पेंसिल हैं। तो दूसरा वाला जो बन गया, देखिए 15 4 और ये 6, ये मेरा क्या बन गया, पंक्ति बन गई। ये पंक्ति पहली और ये पंक्ति दूसरी। क्लियर। तो आव्यूह में होता क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है, एक कलेक्शन बनता है। क्या बना, एक कलेक्शन है ना, एलिमेंट का एक कलेक्शन है। अब उस कलेक्शन में क्या है, जो एलिमेंट हैं वो हमारे कॉलम अर्थात पंक्ति और स्तंभ में लिखे जाते हैं, अर्थात रो एंड कॉलम में। एलिमेंट को का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट का कलेक्शन होगा वो किस किस में लिखे जाते हैं, रो में लिखे जाएंगे और कॉलम में लिखे जाएंगे। ठीक है। रो भी होगी और कॉलम भी होगा, हर किसी में होगा। अब देखिए आप कहेंगे नहीं हमारे पास इतना ही है, ये देखिए मैंने सपोज दैट ये लिखा, आप कहेंगे इसमें रो कॉलम क्या है, अरे 1 कॉलम है और 1 ही क्या है, इसमें रो है। देखिए 1 कॉलम एंड 1 रो। तो इसका मतलब हर आव्यूह में कॉलम और पंक्ति होगी ही होगी, बस वो उनके नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। किसी में 1 कॉलम होगा 2 पंक्ति होंगी, है नहीं, किसी में 3 कॉलम होंगे 2 पंक्ति होगी। अगर मैं बी को हटा दूं तो एक ही कॉलम है, नहीं 3 कॉलम बनेंगे और एक क्या बन जाएगी, पंक्ति बन जाएगी। तो रो और कॉलम हर मैट्रिक्स में क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो रो और कॉलम पता चल गया। ठीक। तो आव्यूह क्या है पता चल गया। अब थोड़ा बहुत डेफिनेशन पे मिल गया होगा। आव्यूह जो है एक एलिमेंट का एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें एलिमेंट जो है वो हमारे कॉलम और रो में क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक है। तो आइए इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहले डेफिनेशन हम हिंदी में लिखते हैं। ठीक है। तो आते हैं, आव्यूह एक ऐसा आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें अवयवों को पंक्ति व स्तंभों में लिखा जाता है।
तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन है? आव्यूह की डेफिनेशन है। तो आव्यूह की डेफिनेशन क्या बनी कि आव्यूह एक ऐसा आयताकार क्रम विन्यास होता है, आव्यूह एक ऐसा आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें अवयवों को पंक्ति और स्तंभों में लिखा जाता है। अर्थात इसमें एलिमेंट को आप रो और कॉलम में लिखेंगे, रो भी होगी और कॉलम भी होंगे। अब रो किसे कहते हैं? जो क्षैतिज लाइनें होंगी वो क्या बनेंगी? हमारी रो। और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें बनेंगी खड़ी वाली वो क्या होंगी? हमारी कॉलम। इट मीन्स पंक्ति होंगी। ठीक है, क्लियर। अब पंक्ति को हम क्या कहते हैं? इसके नीचे मैं लिख देता हूं। पंक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं रो, और स्तंभ को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। इनको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। रो एंड कॉलम, इंग्लिश नाम भी नोट रखेंगे, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो क्या होगा? अ मैट्रिक्स इज ANGULAR rectangular collection of elements arranged into rows and columns. ओके, तो क्या है? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। इट मीन्स अगर आपने एलिमेंट को रोज और कॉलम में लिख दिया तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा? एक आयताकार क्रम विन्यास बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बार लिख के दिखाता हूँ। सपोज दैट मैंने 2 4 5 लिख दिया, नीचे लिख दिया 0 1 3 लिख दिया। अरे 0 भी तो एक एलिमेंट हुआ, इसका मतलब वो नंबर 0 है। अब 0 में कंफ्यूज हो रहा, तो चलिए अब यहाँ पर 3 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अपने आप एक रेक्टेंगुलर बनना है कि नहीं बनना? देखिए रेक्टेंगल बना है कि नहीं बना? ये तो अपने आप में क्या बनेगा? रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब एक रो के, एक कॉलम के एलिमेंट एक सीध में, दूसरे कॉलम के एक सीध में, तीसरे कॉलम के एक सीध में, एक रो के एक सीध में। देखिए दोनों रो के, पहले रो के नीचे दूसरा रो, ये हर एलिमेंट एक दूसरे के क्या होगा? ऊपर नीचे होगा। तो अपने आप क्या बनेगा? एक कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आव्यूह को हमेशा ध्यान देंगे किस में लिखेंगे? बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी थी? मैट्रिक्स की थी। तो मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब आव्यूह हमने पढ़ लिया, रोज क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं, इसकी जानकारी भी हमने ले ली है। तो अब हम आते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा हर आव्यूह में जो पंक्ति और स्तंभ होंगे, इट मीन्स रोज एंड कॉलम होंगे, वो क्या होंगे? हमारे डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना कोटि के आव्यूह डिफाइन हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आव्यूह की कोटि। इसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या है नेक्स्ट डेफिनेशन? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, क्लियर। तो आइए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है। सपोज दैट ये मेरा एक आव्यूह है, इसमें एलिमेंट है 2 लिख लेते हैं, ठीक है। एक आव्यूह और बनाते हैं, इसमें 1 2 लिख दिया, ठीक। थर्ड आव्यूह और बनाया, इसके अंदर 1 2 -1 0 लिख दे एलिमेंट, ठीक है। एक आव्यूह और बनाया 1 3 4 5 6 7, ओके, क्लियर। तो जो फर्स्ट आव्यूह है, इस आव्यूह का जो ऑर्डर है वो मेरा ऑर्डर है 1 क्रॉस 1 है। फर्स्ट आव्यूह का ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 1। अभी बताएंगे क्यों, अभी सोचना। सेकेंड आव्यूह का ऑर्डर जो होगा वो मेरा होगा 1 क्रॉस 2। सेकेंड आव्यूह का ऑर्डर कैसा होगा? 1 क्रॉस 2। थर्ड जो आव्यूह लिखा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 होगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 2 या 4 ऑर्डर नहीं हुआ, ठीक है। ऑर्डर को लिखेंगे कैसे? क्रॉस में लिखेंगे, 2 क्रॉस 2। इस आव्यूह का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3 होगा। इस आव्यूह का ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 2 हो गया। तो यहाँ पर इतना एग्जाम्पल काफ़ी है समझने के लिए, तो समझते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट आव्यूह का जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1 है। तो 1 क्रॉस 1 हुआ क्या, इस आव्यूह में देखिए कितनी पंक्तियां हैं, एक ही पंक्ति है। कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है, एक ही स्तंभ है। देखिए कितनी पंक्ति हैं, एक पंक्ति एक स्तंभ। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, एक पंक्ति एक स्तंभ, तो 1 क्रॉस 1 हो गया। क्लियर। इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, देखिए एक पंक्ति है। देखिए कितनी पंक्ति हैं, देखिए कॉलम रोज कितने हैं, एक रो है R1, R1 मीन्स पंक्ति नंबर फर्स्ट। और कॉलम कितने हैं, देखिए फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2। देखिए फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। तो इस आव्यूह की कोटि को मैंने कैसे लिख दिया, 1 क्रॉस 2 लिख दिया, क्योंकि 1 रो है एंड 2 क्या है, कॉलम है। एक पंक्ति है, 2 कॉलम है नहीं, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 2 हो गया। इस आव्यूह में देखिए कितनी पंक्तियां हैं, देखिए फर्स्ट पंक्ति R1 और सेकेंड पंक्ति R2। तो कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। और कॉलम कितने हैं, C1 एंड C2। तो कितने पंक्तियां हैं, 2 पंक्ति R1 R2 और कॉलम C1 और C2। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इस आव्यूह में बताइए कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति 2 पंक्ति। देखिए एक पंक्ति और ये 2 पंक्ति, ठीक है, 2 पंक्ति है। और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। एक पंक्ति 2 पंक्ति, तो 2 कॉलम कितने हैं, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इस आव्यूह का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आव्यूह के ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर इस पर अलग में समझ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस आव्यूह में कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है। तो इसका मतलब ऑर्डर निकालने के लिए हम कर क्या रहे हैं, पंक्ति गुणा क्या कर रहे हैं, 2 क्या है उसमें, स्तंभ, एक स्तंभ 2 स्तंभ। तो पंक्ति गुणा कैसे लिखेंगे, स्तंभ करके लिखेंगे, अर्थात रो इंटू कॉलम, अर्थात नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले पंक्ति आएगी, दूसरा क्या आएगा, स्तंभ आएगा। ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। स्तंभ गुणा पंक्ति नहीं लिख सकते हैं। आप कहोगे नहीं ये तो 1 इंटू 2 लिखा है, तो इसको हम 2 इंटू 1 भी अपने मन से लिख देते हैं। आप 2 इंटू 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब अगर आप इसको 1 इंटू 2 को अगर आप 2 इंटू 1 लिखना चाहते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 1 क्या करता है, 2 इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ऐसे आव्यूह में आपकी 2 पंक्तियां होंगी, ठीक है। इसके अंदर 4 आ गया, इसके अंदर हम ले लेते हैं 3, कुछ भी ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो पंक्ति कितनी है, देखिए इसमें 2 पंक्तियां बन गई। देखिए फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो। एंड कॉलम कितने होंगे, ओनली 1 कॉलम, सो इट मीन्स 1 कॉलम है, तो C1। तो इसका मतलब ये आव्यूह अलग, ये आव्यूह अलग है। तो 1 क्रॉस 2 को आप 2 क्रॉस 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 1 क्रॉस 2 का इंडिकेशन क्या है कि 1 जो है उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या दर्शाएगा वो, और 2 किसको दर्शाएगा, उस आव्यूह में कॉलमों की संख्या दिखाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कोई आव्यूह 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, एक आव्यूह का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4 है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, उस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं और 4 क्या हैं, स्तंभ हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए इस पर थोड़ा सा थ्योरी बना के लिखते हैं और ध्यान से उसको समझेंगे, ठीक है। यदि किसी आव्यूह में, ध्यान देंगे, यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति, m क्या है, पंक्ति जिसको हम कहते हैं रो, तथा n क्या है, स्तंभ। यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति तथा n क्या है, स्तंभ, जिसको हम कहते हैं कॉलम है, तो आव्यूह की कोटि क्या होगी, m क्रॉस n होगी। ये ध्यान देंगे, अगर किसी आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हैं तो उस आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, m क्रॉस n होगी, ठीक है। गुणा नहीं करना है उसको, ठीक। तो क्लियर हो गया। तो आव्यूह की कोटि को हम कैसे दिखाते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ, इट मीन्स रोज मल्टीप्लाई बाई कॉलम, ठीक है। अब इसको गुणा नहीं करेंगे, गुणा करके वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर सपोज दैट किसी आव्यूह की कोटि 2 गुणा 3 है तो बराबर 6 नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, 6 गलत हो जाएगा। तो इसलिए
कॉलम, क्योंकि जो ऑर्डर लिखोगे ऑर्डर में डिफाइन किसको करता है, पहला नंबर पंक्तियों की संख्या को और दूसरा नंबर स्तंभों की संख्या को इंडिकेट करेगा। फर्स्ट नंबर रोज एंड सेकंड नंबर कॉलम, ठीक है। अब देखिए एक आव्यू है, सपोज दैट 3 इंटू 2 ऑर्डर का है, 3 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो बना के दिखाएं एक बार आगे आव्यू। तो सपोज दैट 3 इंटू 2 है, तो इसका मतलब इसमें कितने पंक्तियां होंगी, 3 पंक्तियां होंगी और 2 क्या होंगे, कॉलम। तो 3 पंक्तियां बनाते हैं पहले। हाँ, अब कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं मैं, -1 2 0, ठीक है, 3 पंक्तियां बन गई। अब कॉलम 2 ही होंगे, फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड कॉलम स्टार्ट करते हैं, 5 7 9। तो इट मीन्स ये हमारे 3 इंटू 2 ऑर्डर का क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया। तो इस ऑर्डर को हम लिखते कहाँ पर हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ध्यान देंगे, थोड़ा सा लिखने का भी तरीका है कि आव्यू के ऑर्डर को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, आव्यू के किनारे पर साइड में लिखा जाता है, 3 इंटू 2, ठीक है। अब फिर आते हैं, अगर हम कहें आपसे 2 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब उसमें 2 पंक्तियां होंगी और 3 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। तो 2 पंक्तियां बनाते हैं, 1 2 -1, देखिए 3 स्तंभ हो गए, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ पूरे हो गए। अब 2 पंक्तियां बनाते हैं, पहली पंक्ति, अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट करेंगे, 8 5 7, ये लीजिए। तो इसके ऑर्डर को कहाँ लिख देंगे, 2 क्रॉस 3, इस आव्यू के नीचे से लिख देंगे। क्लियर है, ये फर्स्ट आव्यू मेरा 3 इंटू 2 ऑर्डर का है और सेकेंड आव्यू 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। अब मैं अगर कहूँ, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको अगर इंटू कर देंगे, 3 2 जा कितना हो गया, 6, इधर भी 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस आव्यू और इस आव्यू में डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं रहेगा। अगर आप 3 इंटू 2 6 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इस आव्यू के अंदर आने वाले टोटल एलिमेंट का संख्या निकल जाएगा कि इस आव्यू के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो इस आव्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। अब इधर भी आपने किया 2 3 या 6 लिख दिया, तो इस आव्यू के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर उसको इंटू कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एलिमेंट की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आव्यू का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए आप कैसे लिखेंगे, पंक्ति गुणा स्तंभ, ठीक है। क्लियर है। और गुणा करने से क्या मिलेगा, आपको पता चल गया होगा, गुणा करने से उस आव्यू के अंदर अवयवों की क्या मिल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ संख्या मिल जाएगी कि इस आव्यू इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आव्यू की कोटि क्या होगी, m क्रॉस n होगी ना, तथा m क्रॉस n कोटि के आव्यू में अवयवों की संख्या क्या होगी, बताइए। अवयवों की संख्या कितनी होगी, m क्रॉस n लिखा है तो m क्रॉस n को गुणा कर देंगे। अब m क्रॉस n को गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, mn होगी। क्यों, m और n को गुणा करके क्या आता है, mn आता है। तो इसका मतलब mn को यदि आप गुणा कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारी क्या आ गई, आव्यू की कोटि आ गई। तो कोई टफ है, बड़ा आसान सा ना कोटि निकालना। और कोटि को कैसे इंडिकेट करते हैं सीख लिया, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ, ठीक है, अर्थात रो इनटू कॉलम। ओके, अब एक लास्ट टॉपिक आज और सीखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अब जो आ रहा है, ठीक है। एक m क्रॉस n कोटि का मानक आव्यूह, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्वेश्चनों के लिए, ठीक। हमने करना क्या है, एक m क्रॉस n कोटि का एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाना है। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स समझते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m पंक्तियां होंगी और n क्या होंगे, स्तंभ होंगे। तो m क्रॉस n कोटि का एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे, m क्रॉस n का मतलब कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं और n क्या है, हमारे स्तंभ हैं। तो स्टार्ट करूं, ठीक। देखो और एक चीज़ और बताता हूँ, किसी भी आव्यूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक आव्यूह बना रहा हूँ, उसमें कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं, n स्तंभ है, ठीक है।
ध्यान देंगे, ये मेरा अवयव बन रहा है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारी पहले कौन सी पंक्ति स्टार्ट होगी बताइए। पहले वाली पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, अवयव हो गया पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। A11, A11 लिखा है ना, इसको 11 नहीं पढ़ेंगे हम मैथमेटिक्स में, अवयव में। इसको क्या पढ़ेंगे, आप अपनी सुविधा के लिए 11 पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्या पढ़ूंगा, A11। 11 मीन्स पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। देखो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ आ गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब आएगा पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, क्या दूसरा स्तंभ बनेगा ना, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, ऐसी डैश पहली पंक्ति का आईवां स्तंभ बन गया, नहीं पहली पंक्ति का जेवां स्तंभ बना देता हूँ। ये पहली पंक्ति का कौन सा स्तंभ हो गया, जेवां। कोई एक व्यापक एलिमेंट है, इसको एक जनरल टर्म कहते हैं, कोई बीच का एलिमेंट ले लिया मैंने। अब डैश, अब बताइए इसमें कितने स्तंभ होने हैं, m, देखो m क्रॉस n है, m क्रॉस n का मतलब m क्या होंगे मेरे, रो होंगे, और n क्या होंगे, कॉलम होंगे। m रो होंगे और n क्या होंगे, कॉलम। तो पहली पंक्ति का पहला कॉलम, पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति का जेवां कॉलम, ठीक है। ऐसी पहली पंक्ति का कितने कॉलम है, n कॉलम बनाने हैं, तो पहली पंक्ति का nवां कॉलम बन गया। क्लियर, पहली पंक्ति हमारी कंप्लीट हो गई, और पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और nवां कॉलम बन गया। अब हमारी कौन सी पंक्ति स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम। देखिए कैसे बोल रहा हूं मैं, दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम, अर्थात सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, डैश सेकंड रो का जेवां कॉलम, डैश सेकंड रो का कौन से नंबर का कॉलम है, nवें नंबर का कॉलम है। क्लियर। अब आ गई थर्ड रो, आ गई थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, डैश थर्ड रो का जेवा कॉलम, डैश थर्ड रो का nवां कॉलम। तो कितने कॉलम कितनी रो बन गई, थर्ड रो के n कॉलम कंप्लीट हो गए। अब आते हैं डैश, ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बनेंगी ना। एक डैश करते हुए हम एक आईवी, एक जनरल पंक्ति ले लेते हैं, कोई भी एक आईवां नंबर है, कोई भी बीच का ले लिया, जैसे 10वां माना, किसी अवयव में माना 100 पंक्तियां हैं, तो मैं बीच का कोई भी ले लेता हूँ, 60वां ले लेता हूँ, 71वां ले लेता हूँ। तो एक बीच का एक जनरल क्या बना रहा हूँ, जनरल रो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आईवी पंक्ति का पहला कॉलम, क्यों आईवी पंक्ति हो गई, और पहला कॉलम, डैश आईवी पंक्ति का दूसरा कॉलम, आईवी पंक्ति का तीसरा कॉलम, फिर डैश, यहाँ से भी डैश, क्योंकि ये तो डैश वाला है, ये ऊपर से भी डैश। तो आईवी पंक्ति का कौन सा कॉलम आ गया, जेवां कॉलम आ गया। क्लियर। डैश ऊपर से भी डैश, आईवी पंक्ति का कौन सा कॉलम है, nवां कॉलम आ गया। क्लियर। अब हमारे पास पंक्तियों का नंबर कितना है, m है, क्योंकि अभी तो कोई भी बीच की एक पंक्ति ले ली, अब हो सकता है इसके बाद कुछ और पंक्तियां हों, तो अब कितनी पंक्तियां होनी है मेरी, m। तो mवीं पंक्ति का पहला कॉलम, डैश mवीं पंक्ति का दूसरा कॉलम, डैश mवीं पंक्ति का कौन सा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम, डैश ऊपर से भी डैश mवीं पंक्ति का कौन सा कॉलम है, जेवां कॉलम हो गया। डैश mवीं पंक्ति का कौन सा कॉलम है, nवां कॉलम है। mवीं पंक्ति है और कॉलम का नंबर कौन सा है, nवां कॉलम हो गया। कंप्लीट। इसको आप एक आयताकार स्ट्रक्चर में पैक कर देंगे, तो इस अवयव का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होगा, m क्रॉस n होगा। क्लियर। तो ये मेरा क्या बन गया, एक m क्रॉस n ऑर्डर का एक स्टैंडर्ड अवयव बन गया। ठीक है, बनाना आ गया। अब मैं अगर आपसे कहूं कि तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कौन सा होगा, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो आप क्या करेंगे, पहले दूसरे तीसरे पंक्ति में जाएंगे और दूसरे अवयव में जाएंगे, दूसरे कॉलम में, तो आपको A32 यहाँ मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ A23 कहाँ पर होगा, अगर मैं आपसे कहूँ A23 एलिमेंट कहाँ पर होगा, तो इसको आपने पढ़ के समझना है। A23 लिखा है ना,
तो A23 का मतलब दूसरी पंक्ति में होगा, दूसरे किस में होगा, रो में होगा, और तीसरे किस में होगा, कॉलम में। तो A23 एलिमेंट जो होगा वो दूसरे रो में होगा और तीसरे क्या होगा, कॉलम में होगा। तो आप सीधे सीधे दूसरी पंक्ति के तीसरे कॉलम में पहुंच जाएंगे। तो दूसरी पंक्ति ये हो गई, तीसरा कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा कॉलम। क्लियर। तो ये आपका एक अवयव के अंदर अवयवों की पोजीशन, किस अवयव की पोजीशन कहाँ पर होती है उसको इंडिकेट करने का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और किसी भी अवयव को हम जनरली इंडिकेट कैसे करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से इंडिकेट करते हैं। तो इस अवयव का नाम क्या हो गया, अवयव ए हो गया। क्लियर। तो इस अवयव का नाम हम क्या लेंगे मैथमेटिक्स में, ए इक्वल, ये अवयव आपका एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड अवयव है, किस ऑर्डर का, m क्रॉस n। इट मीन्स m पंक्ति है, 1 2 3, आई भी कोई बीच की पंक्ति हो गई और डैश डैश m पंक्ति हो गई, और कॉलम पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये बीच का कोई एक जेवा कॉलम है, और डैश डैश कौन सा कॉलम हो गया, nवा कॉलम हो गया। क्लियर। कोई टफ है, बहुत इजी है। ठीक है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अतः इसके नीचे से लिख लेंगे आप। हाँ, जैसे ये पहले बनाया, उसके नीचे से अब आ रहा है। ठीक है। उसके नीचे का पार्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है। अतः ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए इक्वल, देखिए, ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है। तो ये जो अवयव बना है, इतना बड़ा मैंने अवयव बना रखा है ना, इस अवयव को हम इन जनरली शॉर्ट में क्या लिखेंगे, अवयव ए। ये क्या लिखा, ए अवयव है। क्या है ये, मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे। ए आई जे इसके अंदर के एलिमेंट हैं, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे। हर अवयव किसको इंडिकेट कर रहा है, ए आई जे को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। और एम क्रॉस एन लिखा है। ठीक है। इसका मतलब ये जो अवयव बना है, आई कितने होंगे, एम होंगे, और जे कितने होंगे, एम तक जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, वेयर एम जो होगा, एम मीन्स क्या हुआ, ये नंबर ऑफ रोज। अब एक चीज बताइए, नंबर ऑफ रोज हमेशा किसी भी अवयव में एक से क्या होगा, बड़ा। क्या किसी अवयव में आप जीरो पंक्ति बना सकते हैं, किसी भी अवयव में जीरो पंक्ति बनेगी ही नहीं। अगर आप ये लिख देंगे, ये जीरो वाला मैट्रिक लिख देंगे, तो इसका मतलब इस अवयव में कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है, और एक ही क्या है, कॉलम है। और इसकी वैल्यू, सॉरी, एम की जो वैल्यू है ये क्या होगी, देखिए यहाँ पर मेन चीज क्या है कि जो हमारी एम की वैल्यू है एक से तो बड़ी होगी। ये आपको क्लियर हो गया, एम की वैल्यू एक से क्या होगी, बड़ी होगी। चलो इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, एम को भी इंडिकेट नहीं करते, इसके अंदर आई जे को इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है। तो जो आई की वैल्यू होगी वो हमेशा एक से क्या होगी, बड़ी होगी, या उसके क्या होगी, इक्वल। किसी भी अवयव में या तो एक पंक्ति होगी या उससे क्या होगी, बड़ी होगी। देखिए, किसी भी अवयव में या तो एक पंक्ति होगी, किसी भी अवयव में या तो एक पंक्ति होगी या उससे क्या होगी, ज्यादा पंक्ति होगी, या पंक्तियों का नंबर किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल होगा। ठीक है। या तो एक पंक्ति या उससे बड़ी, या एम पंक्तियां होंगी या उसके क्या होगी, इक्वल होगी, और वह जे की वैल्यू भी एक या एक से बड़ी होगी, और एन या एन से क्या होगी, छोटी होगी। ये अवयव का एक जनरल फॉर्म है। देखो, इसको समझने का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ए आई जे यहाँ पर दिख रहा है ना, अगर मैं कहूँ A11, तो A11 हमको m क्रॉस n का बनाना है। माना मेरे को 3 गुणा 3 कोटि का अवयव बनाना है। कितने कोटि का बनाना है, 3 क्रॉस 3 का बनाना है। 3 क्रॉस 3 का एक मेरे को अवयव बनाना है। 3 क्रॉस 3 का क्या बनाना है, एक अवयव बनाना है। तो 3 क्रॉस 3 का जो भी अवयव होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होगा ए आई जे, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, बताइए। आई की वैल्यू एक या एक से स्टार्ट होगी, एक या एक से क्या होगी, बड़ी होगी, और कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। तो ये आई आएगा। ठीक है। एक बार बना के भी दिखाते हैं, ये पहले समझ में आ गया ना, इसको मिटा देते हैं फिर इसको समझाते हैं। ठीक है। पहले हम 3 क्रॉस 3 का एक अवयव बना के दिखाते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे हमने अब क्वेश्चन ही बनाए थे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको कहा क्वेश्चन ए इक्वल ए आई जे है नी, एम क्रॉस एन है नी, की रचना करें, की क्या करें, रचना करें, जहां
m क्रॉस n इक्वल 2 क्रॉस 3 मान लेते हैं। चलिए m क्रॉस n इक्वल कितना हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, एक ऐसे आव्यूह की रचना करनी है जहां पर m क्रॉस n इक्वल कितना हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया। तो इस आव्यूह को हम बनाएंगे कैसे, देखिए। तो पहले हम चर्चा करते हैं i की वैल्यू। यहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी, 1 या 1 से तो हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, 2 या 2 से क्या होगी, छोटी होगी। अब आप i की वैल्यू को 2 से बड़ा नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और j की वैल्यू क्या होगी, 1 या 1 से बड़ी तो होगी। देखिए यहाँ पर साइड में भी लिखा है, साइड में दिख रहा है ना, 1 या 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3 या 3 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब हम आव्यूह a बराबर कैसे सेट करेंगे, a11 a12, क्यों a12, क्योंकि j को आपने कहाँ तक सेट करना है, 3 तक करना है। a13, अब j की वैल्यू को हम 4 नहीं रख पाएंगे। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर a14 आएगा ही नहीं। a14 इस आव्यूह के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि j जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारे 3 से क्या है, छोटा है, तो इसलिए इसके अंदर a14 नहीं आएगा। उसी को ये पोर्शन इंडिकेट आपका करता है। ठीक है, अब आ जाओ i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 तो हो गया, अब कहाँ तक जाएगी, 2 तक का, a21 a22 a23। तो j की वैल्यू कहाँ तक गई, देखिए j की वैल्यू 3 तक गई और i की वैल्यू कहाँ तक गई, 2 तक गई। तो इसका मतलब इस आव्यूह का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा बनेगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23। क्लियर, कोई टफ है। तो ये जो हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है, ये सबसे नीचे ये इंडिकेट किया है ना आपका, ये जो यहाँ पर ये पूरे का पूरा पार्ट हमने इंडिकेट किया है वो इसी चीज़ के लिए इंडिकेट किया है कि जो i है वो हमारा 1 या 1 से बड़ा होगा और m या m से क्या होगा, छोटा होगा। और j जो होगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा, m या m से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा पार्ट लिखा है ना, ये पूरे का पूरा पार्ट किसको इंडिकेट करता है, इसके स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है कि उसमें कितने रोज होंगे और कितने क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। अर्थात i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी और j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी। क्लियर। तो ये आपने एक आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड आव्यूह, ये बनाना आपने आज सीखा। और इसके अंदर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पर होती है ये आपने इसके अंदर सब चीज़ जान लिया है। ठीक है, ठीक, आज की इस वीडियो में इतना आप सब देखेंगे। ठीक है।